हेलो गाइस, हाय। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट खेड़ा के इस लीगल रीजनिंग पैकेज में। इस लीगल पैकेज के अंदर हम अराउंड 20 to 30 एक्सरसाइजेस करेंगे फॉर 20 to 30 क्लासेस, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है DULLB के अंदर, PULLB के अंदर, आईलेट के अंदर, स्लैट के अंदर। तो चाहे आप 3 ईयर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या 5 ईयर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों केसेस में ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे महीने तक ये क्लासेस चलती रहेंगी ताकि जुलाई में जो आने वाले पेपर हैं आप उसके अंदर एक्सीड कर सकें। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप्स बने हैं स्मार्ट कीड़ा टाइप करके आप देखें तो उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। सो आज पहली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आप उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको। सो आई हैव, आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रिंसिपल और फैक्ट्स होंगे, थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद हम फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो क्लासेस जो हैं वो इसी तरीके से चलेंगी। मोड मेरा इंग्लिश होगा, इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश होगा। सो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन होता है? वन हु मेक्स द प्रॉमिस, ठीक है, पार्टी वन है। तो वन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी या कोई भी अदर पर्सन जो है वो एब्सटेन करता है या कोई काम करता है। यानी कि लेटेस्ट से कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप अपनी जमीन मेरे नाम पे कर दोगे, तो उसने वो काम डन किया, राइट। या मैं दूसरा प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, राइट। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप थोड़ा सा टाइम रुक जाओ और ये जो बयाना है जमीन का ये हम 1 महीने बाद कर लेंगे या 6 महीने बाद कर लेंगे, अभी आप जमीन किसी और के नाम पे ट्रांसफर मत करो। तो वो रुक जाता है, एब्सटेन करता है, किसी के नाम पे कुछ नहीं करता, बस वो 5 लाख रुपए एडवांस लेके रख लेता है, तो वो एब्सटेन कर गया। तो इससे कहते हैं व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और समथिंग, सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यानी कि वो कंसिडरेशन बनती है प्रॉमिस की। सो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, आपने एक्ट किया या नहीं किया, आपने पैसे दिए या नहीं दिए, कुछ भी जो चीज़ है वो कंसिडरेशन बनती है। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में कंसिडरेशन पैसा होती है। सो शनाया ने ऑफर किया वेनेसा को कि वो कार लेगी उसकी 3 लाख रुपीज़ में, जो कि वेनेसा ने 20 लाख रुपीज़ में खरीदी थी। वेनेसा ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर और 2 दिन के बाद उसने बोला कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड एंड एग्जीक्यूटेड। लेटर वेनेसा ने कहा कि नहीं, ये कार की कीमत तो बहुत कम आंकी गई है, वो रिवोक करने का कहती है कॉन्ट्रैक्ट को, और शान्या जो है वो मना कर देती है, शनाया मना कर देती है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन आता है, डिसाइड एज अ जज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जो कि बहुत कम वैल्यू में बिकी है, 20 लाख में खरीदी है और अब उसको 3 लाख में ले लिया है वेनेसा ने, तो क्या ये आईज ऑफ इंडियन लॉ यानी कि इंडियन लॉ के अंदर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या आप अपना आंसर बताएंगे इसके अंदर? तो आप बता सकते हैं अपना आंसर इन चारों ऑप्शंस में से। एग्रीमेंट इलीगल और वैलिड नहीं है क्योंकि प्राइस बहुत कम है, 17 लाख का नुकसान हो रहा है। ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी है। वॉइड है मतलब खत्म है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वैलिड यानी कि करेक्ट है। तो आप अपना आंसर बताइए। आंसर है इसका कि ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम लीगल और वैलिड है। कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो लो हो सकती है। सो लेटस से मान लेते हैं आपने कोई मकान 1 करोड़ में खरीदा, ठीक है। मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि मुझे वो मकान 20 लाख रुपए में चाहिए। आप सारा कुछ सोचते समझते हैं और कहते हैं ठीक है मैं 20 लाख रुपए में देने को तैयार हूं, तो फिर वो आपका माइंड है। अगर कोई भी पर्सन इसको 1 लाख में भी बेचने को तैयार है तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बस कंसिडरेशन होनी चाहिए। एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई भी चीज नहीं होती। कंसिडरेशन जो बंदा दे रहा है, यानी प्रॉमिस, मतलब मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, सामने वाले पर्सन ने डेलिब्रेट किया, उसने हाँ ठीक है मैं कर दूंगा 20 लाख में ट्रांसफर, तो अगर आपको 80 लाख का नुकसान हो रहा है या 70 का हो रहा है या 7 लाख का हो रहा है, वो आपका सिरदर्दी है। इंडियन लॉ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंसिडरेशन को एडिक्वेट कंसिडरेशन होने से रोके, ठीक है। सर्टेन एक्सेप्शन जो है इस रूल के वो तब है कि अगर पर्सन जो है अनड्यूली इन्फ्लुएंस किया जाए, राइट। सो लेटेस्ट है कि मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास कोई पेशेंट है बहुत, मतलब यहां पर क्योंकि मैं एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हूं। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप,
ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। फिड्यूशरी रिलेशनशिप ट्रस्ट वाला होता है, पेक्यूनरी रिलेशनशिप, पेक्यूनरी से आप याद रखें, वो मनी वाला होता है। तो मान लेते हैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो बहुत बूढ़ी लेडी है, 90 ईयर्स की है, और उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, और उससे कोई मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता हूँ, तो मैंने अपने ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल किया, मैंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, तो कोर्ट में मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि आप बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड है। आप ये प्रूव करके दिखाओ कि आपका इन्फ्लुएंस नहीं था उस अपनी पेशेंट के ऊपर। और नॉर्मली फिर केसेस में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट बोलता है इन्फ्लुएंस था, और उसे वॉइड घोषित कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे केसेस के अंदर एग्रीमेंट की कंसिडरेशन वगैरह देखना ये पर्सन का खुद का काम है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। A void contract under the Indian contract is not necessarily illegal. And every illegal contract is void under the Indian Contract Act. तो ये आप बताएंगे। आंसर एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि जो void contract है वो not necessarily illegal हो, और every illegal contract is void under the Indian Contract Act. So आप जज के तौर पे बताइए कौन सा सही है। Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation. A is true, but R is false. A is false, but R is true. So आंसर जो है इसका वो ऑप्शन बी है, यानी कि both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. So हम देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सरकार जो है एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मान लेते हैं मंडी में नशा उगता है, ठीक है, अफीम उग रही है, या जिसे कह सकते हैं हम कोई भी जिसे कहते हैं ओपियम उग रहा है, ठीक है, ओपियम उग रहा है। आपने उसके लिए क्या आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन के साथ कि मुझे 10 किलो ओपियम चाहिए, मैं नशेड़ी हूँ? आंसर है आप नहीं कर सकते हैं। और ये जब आप नहीं कर सकते हैं तो ये शुरू से ही वॉइड हो जाते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड है। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे आपको आई होप ये समझ आ गया। कोई भी आप इलीगल काम देख लीजिए, आपने AK-47 लेनी है, आपने किसी का बच्चा चुराना है, आपने गलत जगह पे घर बनाना है, आपने MC की परमिशन के ऊपर घर बना देना है, तो वो इलीगल है, राइट। अब जो एजर्शन इन्होंने बोली है, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। मान लेते हैं कि आपने कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया, लेटर से कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका है सेब का बिजनेस, लेटर से सेब का बिजनेस है, क्योंकि मैं हिमाचल से हूं तो देखो सेब का बिजनेस ही याद आ रहा है। तो सेब का बिजनेस है और आप लाहौर में उसको भेजते हैं, राइट, आप लाहौर में उसको भेजते हैं अमृतसर पॉइंट से। अब दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाती है, तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो क्या जो आप सेब का बिजनेस कर रहे थे वो इलीगल था? आंसर है नहीं। लेकिन फिर एक ऐसी कंडीशन बन गई जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। जब वॉर चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो आपके सेब नहीं एक्सपोर्ट होंगे उस टाइम पे, तो ये फिर वॉइड हो गया। सो एवरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल, बट हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है। सो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो मैं इसको स्पेसिफिकली आपके लिए बना देता हूं। ये है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और ये है वॉइड, ठीक है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा वॉइड है क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं इलीगल हो। क्या पता लॉ कोई ऐसा आ गया जिस पे खत्म हो गया, क्या पता जिस पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वही मर गई, लेटर से डेथ होगी पार्टी की, क्या पता प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो फिर वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है फिर वहां पे, ठीक है। लेकिन वो इलीगल नहीं था। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। ए एंड आर ट्रू है, आर ऑफ करेक्ट रीजनिंग नहीं है। Causing of an effect partly by an act and partly by omission is an offense. Causing of an effect partly by an act and partly by an omission is an offense. So अब ये प्रिंसिपल है लेटर्स से। आशिका कन्फाइंड her daughter Alice in a room for 7 दिन। तो 7 दिन तक के लिए उसने उसको कन्फाइन कर दिया और लॉक करके चली गई है बाहर। तो आशिका ने कोई फूड फैसिलिटीज नहीं दी उसकी डॉटर को, ठीक है। डॉटर जो एलाइस है वो स्टारवेशन के कारण मर जाती हैं, और जब आशिका वापस आती है तो देखती है उसकी डेड बॉडी है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया आशिका को और उसको जज के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या होगा इसमें? तो वेदर आशिका इज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कन्फाइनिंग एलाइस, वेदर आशिका ने कन्विंस किया है डेथ ऑफ एलाइस, वेदर आशिका इज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू एलाइस। आशिका ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आशिका का इंटेंशन क्या है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। तो आप देख लो एक बार। आंसर है आशिका का जो एक्ट है वो टोटलिटी में देखा जाएगा। तो यहां पर जो आशिका है उन्होंने डेथ किया उसके डॉटर की, राइट, और
यहां पर जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक कमरे में रख दिया, राइट, और मैंने आपको कोई खाना ही नहीं दिया एक हफ्ते तक, और वो एक, यहां पे हम देख सकते हैं उनकी डॉटर है एलाइस, और उसे बंद करने के बाद मैं ताला लगा के चली गई हूं बाहर, तो मेरा एक्ट भी है और फूड ना देना मेरी ड्यूटी भी थी जो मैंने ओमिट कर दी है, मैंने ओमिशन किया है उसका। तो यहां पर मैंने उसकी डेथ की है, राइट, मैंने उसकी डेथ की है एलाइस की, तो मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए मुझे दोषी दिया जाएगा। मिनिमम इतना तो होगा ही। कल्पेबल होमिसाइड ये होता है कि आपने किसी पर्सन को मारा है, किसी पर्सन को जो डेथ होती है तो उसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। बात यह कि क्या यहाँ पर जो डेथ ऑफ एलाइस है ये मर्डर है या नहीं, ये देखो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर आशिका प्रूव कर देती नहीं जी मेरा इंटेंशन का, मर्डर का तो इंटेंशन था ही नहीं, मैं उसे स्ट्रांग लेडी बनाना चाहती थी या कुछ भी, अगर वो वकील प्रूव कर देता है तो मर्डर चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे डेथ तो उसने की है तो कल्पेबल होमिसाइड 100% है। और क्वेश्चन में देखिए मर्डर नहीं है, क्वेश्चन में डेथ है, तो ये करेक्ट है इसका आंसर। What do you understand by the term PIL and is it permissible under the Indian laws? तो PIL का फुल फॉर्म आपने बताना है, सबको पता है इसका अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसका फुल फॉर्म, और ये परमिसिबल है इंडियन लॉज के अंदर। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? ये लिटिगेशन वो होती है जो पर्सन्स के प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। सो मान लेते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ, आप बी पार्टी हो, तो अब जो इन दोनों के बीच में मसले होंगे वो या तो ए पार्टी या तो बी पार्टी, या ए पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या बी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। ए का पड़ोसी आके इसमें कोई मामला नहीं कर सकता, ना बी का पड़ोसी आके कोई कर सकता है, क्योंकि कोर्ट सबसे पहले ये पूछता है आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, यानी कि आप किस बिहाफ पर कोर्ट में आए हो। अरे आप तो पड़ोसी हो, आप कैसे आ सकते हो कोई भी जिसे कह सकते हैं रिलीफ मांगने के लिए, तो या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई भी आ सकता है। सो लेट अस से अगर म्युनिसिपल कमीशन एक इलीगल नाला कंस्ट्रक्ट कर रही है एरिया के पास, मान लेते हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे रहता है बंदा वो भी जा सकता है, कोई जो सिटी के बाहर रहता है वो भी जा सकता है। वो बोलेगा कि नाला जो है आप हमारी सिटी से निकाल के आप हमारे पर्यावरण को गंदा कर रहे हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर लोकस स्टैंडाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको बस ये दिखाना होता है कि हाँ पब्लिक गुड के लिए आप फाइट कर रहे हो। ठीक है, ये देखो, person filing the petition must prove to the satisfaction of the court that it is being filed for the public interest and not just as a frivolous litigation by a busy body. The state shall not make any laws which take away or abridge the rights conferred by Part 3, and any law made in the contravention of this clause shall be extended to the contravention to be void. So इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे, पार्ट कौन से पार्ट में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है फंडामेंटल राइट्स, उसके खिलाफ कोई भी राइट आप नहीं बना सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है बिल्कुल राइट्स। तो इसका रीजनिंग इन्होंने दिया है, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स रिजर्व बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज गारंटीज फॉर इट्स सिटीजंस एंड फॉर दिस रीजन दे आर एक्सटर्नल एंड सैक्रोसैंक्ट। तो क्या आप बताएं एजर्शन और रीजन क्या क्या है? ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बोथ ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ही ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। आंसर है इसका ए। देखिए ए ही इसका आंसर होना था। फंडामेंटल राइट्स इतने ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट हैं, इतने ज़्यादा इटर्नल हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइफ का राइट है, आपको कोई भी ऐसे बंदी नहीं बना सकता बिना परमिशन के कोर्ट के। तो ये सारे जो राइट्स हैं इटर्नल और सैक्रोसैंक्ट हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बन सकता है। तो एजर्शन है कि कोई भी लॉ नहीं बन सकता फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, ये देखिए एजर्शन। और रीजनिंग ये है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं बन सकता, तो एजर्शन करेक्ट है, रीजनिंग उसकी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था। एज ए लॉ स्टूडेंट कैन यू टेल कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया है? काइंडली अपना आंसर बताएं। द आंसर फॉर दिस इज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है फोर्स में आया है, देख सकते हैं आप 26 जनवरी 1950 को मेजॉरिटी फोर्स में आया है, और अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 26 नवंबर 1949 को। कुछ सेक्शंस एकदम से फोर्स में आ गए थे, जैसे पार्ट 2 एकदम फोर्स में आ गया था। पार्ट 2 किससे डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का? सिटीजनशिप से। तो साथ साथ जो आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं काइंडली आप नोट्स बनाते जाएं, सिटीजनशिप से डील करता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? तो लीगल एडवाइजर कौन होता है? एक स्टेट जो है उसका लीगल एडवाइजर कौन होता है? जैसे एचपी स्टेट है, बिहार स्टेट है, उसका कौन होता है लीगल एडवाइजर? आंसर है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल जो है वो सीनियर ऑफिसर होता है लॉ का, और कॉमन लॉ के अंदर वो लीगल एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट।
एक्टर्स रियस और मेंस रिया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर. व्हाट इज मीन बाय द टर्म एक्टर्स रियस? तो एक्टर्स रियस क्या होता है और मेंस रिया क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं. एक्टर्स रियस जो है इसका आंसर है द गिल्टी एक्ट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है. और मेंस रिया जो है वो है गिल्टी माइंड. राइट, ये गिल्टी माइंड है. दोनों जब कंबाइन करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेस बनते हैं. जो ट्रेडिशनल लॉ था उसके अंदर मेंस रिया और एक्टर्स रियस दोनों साथ होने चाहिए. जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लेते हैं कि आप पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, नीचे एक बच्चा आ गया, गलती से आपका जो कुल्हाड़ी है वो गिरी और उसके सर पे लगी और वो मर गया बच्चा. अब यहां पर गिल्टी एक्ट तो है, ऑब्वियसली गिल्टी एक्ट है कि आपके जो आपने कुल्हाड़ी लगाई थी उसके बेसिस पे वो बच्चा मर गया. लेकिन क्या आपका माइंड था उसको मारने का? क्या आप मारना चाहते थे उस बच्चे को? आंसर है नो. तो मेंस रिया नहीं है तो कोई क्राइम नहीं होगा, उसको मिस्टेक के तौर पे देखा जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, ये है एक्टर्स रियस और मेंस रिया का मतलब. अच्छा, क्या आप कोई ऐसे लॉज हैं जिनके अंदर मेंस रिया की जरूरत नहीं है? आंसर है कि हाँ, मॉडर्न लॉ में है. सो लेटेस्ट से आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने किसी को ठोक दिया, तो वहां पर फिर आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाती, वहां सीधा ये देखा जाता है कि आपसे एक्ट हुआ है एक रैश ड्राइविंग का, नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, तो आपके ऊपर फाइन और साल जो सजा है वो होती है आपको. ठीक है, आगे चलते हैं. तो देख लीजिए, वही इन्होंने कहा है क्रिमिनल स्टैट्यूट जनरली बोथ एक्टर्स रियस और मेंस रिया का प्रूफ मांगते हैं ताकि क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो पाए. An agreement is unlawful if the court regards it as opposed to public policy. तो एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल होता है अगर कोर्ट रिगार्ड करता है उसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. आंसर इसका बताइए. देखिए फैक्ट्स जो हैं, आकाश ने कॉन्ट्रैक्ट किया वरुण के साथ ताकि वो बैंड सब्सटेंस देगा उन्हें 10 लाख रुपए आफ्टर अ वीक ऑन 14 जून 2018. वरुण ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, और डिस्पाइट आकाश ने उसको बोला कि भाई अपना प्रॉमिस पूरा कर, मुझे वो सब्सटेंस चाहिए. ठीक है, और एक 15 दिन के बाद तो उसे पूरी तरह ही मना कर दिया कि भाई मुझे कॉल मत कर, मैं मेरा पर्सनल स्पेस है, मुझे प्लीज कांटेक्ट ना किया जाए. पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था. राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? डिसाइड एज अ जज कि आकाश क्या वरुण को कोर्ट में लेके जा सकता है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना उसके साथ. क्या कोर्ट में लेके जा सकता है? आकाश कैन नॉट टेक हिम टू कोर्ट, आकाश कैन टेक हिम टू कोर्ट, डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, आकाश कैन आस्क फॉर पेनल्टी फ्रॉम द कोर्ट. आंसर है ए, आकाश कैन नॉट टेक हिम टू द कोर्ट. आकाश कैन नॉट टेक हिम टू द कोर्ट एज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो बैंड सब्सटेंस है. तो बैंड सब्सटेंस में क्या हो गया? अफीम, चरस, कॉन्ट्राबैंड मटेरियल, AK-47, AK-56, देसी तमचे, और ये सारी चीज़ों को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते क्योंकि इंडियन लॉ जो है वो सीधा बोलता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हैं और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड घोषित कर दिया जाता है. तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं आ सकते हैं. अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो अंडरस्टैंड कर सकता है और फॉर्म कर सकता है रैशनल जजमेंट टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट. तो रोहन जो है वो यूजुअली ऑफ साउंड स्टेट ऑफ माइंड है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड है. तो ये आप देख सकते हैं, रोहन जो है यूजुअली साउंड स्टेट ऑफ माइंड में रहता है बट कभी कभी वो अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है. ठीक है, वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मोहित के साथ, जब वो एक साउंड स्टेट ऑफ माइंड में होता है. मोहित इस फैक्ट के बारे में जानता है, रोहित की मेंटल कंडीशन के बारे में, और आफ्टरवर्ड्स और फाइल्स द सूट्स अगेंस्ट रोहन. सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. रोहित जो है वो यूजुअली ऑफ साउंड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहता है बट कभी कभी पागल हो जाता है वो. ठीक है, कभी कभी वो अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है. वो मोहित के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, ठीक है, और मोहित भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. अब मोहित को बाद में पता लगता है कि रोहन की ये मेडिकल कंडीशन है और वो कहता है कि मैंने नहीं करना है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, जो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट मैंने रोहन के साथ नहीं करना है. तो यहां पर आप बताइए, क्या रोहन एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? क्या रोहन जो है, रोहन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. रोहन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट द बर्डन इज ऑन द अदर पार्टी टू प्रूव दैट ही वाज ऑन अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Rohan can enter into a contract but the burden is on Rohan to prove that he was of sound state of mind at the time of contract. तो ये आपने बताने हैं. अपना आंसर बताइए. आंसर है इसका ऑप्शन बी, रोहन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे था तो वो साउंड माइंड का था.
ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो अगर वो अंडरस्टैंड कर सकता है और रैशनल जजमेंट बना सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अब यहां देखिए, यहां पे क्या लिखा है, ही मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मोहित व्हेन ही वाज इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड। तो यहां पे लिखा हुआ है ना, तो रोहन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब अगर मोहित को कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, जैसे मोहित ने कहा ना, मोहित ने केस फाइल किया है, अगर मोहित को नहीं चाहिए तो मोहित एक स्पेशल फैक्ट लेके आ रहा है कि नहीं भाई ये तो पागल था, तो ये बर्डन जो है ये अदर पार्टी के ऊपर यानी कि मोहित के ऊपर है कि भाई प्रूव करो कि वो अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में था, अदरवाइज तो उसको लीगल माना जाएगा। राइट। सेक्शन 103 इंडियन एविडेंस एक्ट का भी कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट का जो कोर्ट में आप बिलीव कराना चाहते हैं वो आपके ऊपर ही लाई करता है। सो मान लेते हैं आपने प्रूव करना है कोर्ट में कि जी मेरी घड़ी है ये जिसको चोरी किया हुआ है XYZ ने, तो आपकी घड़ी है तो आप प्रूव करो ना, या तो फोटो लेके आओ जब आपने वो घड़ी पहन रखी है, उसका बिल ले आओ, तभी वो प्रूव हो सकता है। अ राइट ऑफ एक्शन डज नॉट अराइज आउट ऑफ इलीगल एक्टिविटी, इसका आंसर बताएं आप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आपने दूसरों के घरों पर तब आप पत्थर मार सकते हैं जब खुद के घर कांच के ना हो, तो राइट ऑफ एक्शन अपना खुद ही आप इलीगल काम कर रहे हो तो राइट ऑफ एक्शन फिर वहां से अराइज नहीं होता है। सो बताइए आप इसका आंसर। आंसर है इसका कि Xiaomi प्रॉमिस करता है रेडमी को कि वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन लाएगा अबाउट अ ट्रेड प्रैक्टिस फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन BSNL के अंदर जो काम करता है। ठीक है, नेम्ड BSNL। राइट। तो Xiaomi प्रॉमिस करता है रेडमी को कि वो प्रोक्योर इनसाइडर इंफॉर्मेशन लगाएगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम है BSNL। इसके बदले में रेडमी प्रॉमिस करता है Xiaomi को पेमेंट 2000 रुपीज़ की अगर सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी रेडमी को, इसीलिए वो 2000 रुपये देता है। ठीक है। और ये BSNL या अदर एंटिटीज के लिए भी हार्मफुल नहीं है। अब 15 दिन के बाद Xiaomi रिफ्यूज कर देता है परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन रेडमी अब उससे कोर्ट ले जाता है क्योंकि रेडमी ने 2000 रुपये देने का वादा किया था और कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह जो था उसमें सारी चीज़ें थी। Xiaomi ऑफर कर रहा है कुछ, रेडमी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, रेडमी ने पैसे भी देने की बात कर दी है। अब Xiaomi एकदम से बोल रहा है कि 15 दिन के बाद कि मैं नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट। तो डिसाइड अ जज व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, बताइए 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 क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर। आंसर है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा है, ये पूरी तरीके से वॉइड है। ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का क्या है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन लाना है आपने। इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होती है, इलीगल होती है। मान लेते हैं आपने कंपनी के अंदर का इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेके आना है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन लॉ के अंदर इलीगल है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं चल सकता है। राइट गाइस, तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं हम। Whoever takes away anything from the land of any person without that person is said to commit theft। तो थेफ्ट हो जाता है, चोरी हो जाती है जगह आप किसी की परमिशन के बिना वहां से वो चीज ले जाओ। और जब तक थिंग जो है वो अटैच होती है अर्थ के लिए तब तक वो थेफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही आपने उसको अलग किया धरती से तो वैसे ही वो थेफ्ट हो जाती है। ठीक है, बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज वेयर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो मोहित जो है वो कट डाउन करता है टीक ट्री जो कि लैंड ऑफ एक्स में खड़ी है, ताकि वो डिसऑनेस्टली लेके जा सके ट्री आउट ऑफ मैथ्यूज पोजेशन। तो ये एक्स जो है एक्चुअली ये मैथ्यू है। ठीक है, मैथ्यू के लैंड ऑफ एक्स है और मैथ्यू के पोजेशन से उसको लेके जानी है। सो मान लेते हैं कि मोहन है, यहाँ पे लैंड किसी एक्स की है और यहाँ पे मैथ्यू मान लेते हैं उसका रखवाला टाइप से। ठीक है, मैथ्यू रखवाला है, तो यहाँ से वो यहाँ पे वो ट्री कट कर देता है मोहन और फिर उसको लेके जा रहा है ताकि वो मैथ्यू की पोजेशन से ले जाए। ठीक है, मोहन अभी तक लेके नहीं गया पोजेशन से, मान लेते हैं वो यहाँ पे गेट है फार्म का, मोहन अभी लेके नहीं गया, लेके जाने वाला है, लेकिन तभी मैथ्यू जो है उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं भाई तू चोरी के लिए लायबल है, चाहे तू मेरी प्रॉपर्टी से बाहर लेके नहीं लेके जा पाया उसको। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप बताइए मोहन थेफ्ट के लिए कल्पेबल होगा या नहीं, तो आप बताइए।
आंसर है इसका ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मैं दिखा देता हूँ। मोहन हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज द ट्री हैज बीन कंप्लीटली कट डाउन बाय हिम। अब प्रिंसिपल देखिए आप, क्या था प्रिंसिपल में, जनरली तो आप कोई भी चीज को, मूवेबल चीज अगर कोई है उसको आप ले जाओ किसी की पोजेशन से, तो वहां पे थेफ्ट होगी, एकदम से थेफ्ट हो जाती है। लेकिन कोई भी चीज जब अटैच होती है, मान लेते हैं ट्री तो पूरा जड़ में अटैच्ड है ना, तो यहां पे थेफ्ट कब होगी, जैसे ही आपने काट दिया बिना परमिशन के, इसका मतलब कि आपका इंटेंशन ही चोरी करने का था उसको। तो इसलिए ट्री तो वहां पे था, जैसे ही आपने काट दिया, चाहे आप प्रॉपर्टी से बाहर लेके जा पाए चाहे नहीं लेके जा पाए, आपके ऊपर थेफ्ट का केस लग जाएगा, क्योंकि यहां पे क्लियरली ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। एज सुन एज मोहन हैज कट डाउन द ट्री ही हैज कमिटेड द एक्ट ऑफ थेफ्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। तो यानी कि 7 साल से जो छोटा बच्चा है उस पर कोई कल्पेबिलिटी नहीं होती है, और 12 साल से जो छोटा बच्चा है उसके पास अगर कैपेसिटी नहीं है अंडरस्टैंड करने की, तो वो उसका भी कोई ऑफेंस जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक है, अब एक्ट डिसऑनेस्टली, अगर किसी पर्सन से आप कोई चीज़ अगर ले जाओ, उसके एक्ट जो डिसऑनेस्टली का मतलब होता है कि आप किसी के पास से कोई चीज़ ले जाओ और उसको अपने पास रख लो। सो अब लेट्स से Rohini was playing queen game in her neighbor's house, and during the play she wears a costly necklace of the auntie. Later she wants to go home as the queen and goes away when the auntie is not noticing her. She goes to her home and starts playing with it, considering it as her own. She is of 11 years of age and as a topper of her class. तो आप बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे the act of dishonestly taking away something that belongs to someone else and keeping it is called theft. किसी की पोजेशन से ले जाना। डिसाइड एज अ जज वेदर शी इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ थेफ्ट और नॉट। रोहिणी इज लाइबल फॉर थेफ्ट, रोहिणी इज नॉट लाइबल फॉर थेफ्ट, रोहिणी अंडरस्टैंड्स हर एक्शन, हु इज लाइबल फॉर मिसअप्रोप्रिएशन, रोहिणीज एक्शन इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन लॉज, इंडियन पीनल लॉज। बताइए अब आंसर। आंसर है इसका कि क्लियरली वो अंडर 12 years ऑफ एज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली शी इज अंडर 12 years ऑफ एज। Now, Rohini has not taken the necklace with the intention of stealing it. Her acts of being a queen are childish in nature and she does not understand the consequence of her actions. अब आप यहाँ पे प्लीज लैंग्वेज के क्वेश्चन का लैंग्वेज देखें। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू गो होम एज अ क्वीन, वो रानी बन के जाना चाहती है घर पे, और वो नहीं चाहती कि आंटी उसे नोटिस करे, क्योंकि अगर आंटी नोटिस करेगी तो वो उनका हार ले लेगी और वो उसने बनना है रानी। तो यहाँ पर उसका इंटेंशन ये नहीं कि वो चोर है, कि मैंने बेच देना है या मैंने चोरी करनी है या बहुत बड़ा कीमती है, उसका बड़ा बचपना टाइप्स का गेम चल रहा है कि मैं भाई मैंने रानी बन के रहना है। तो शी इज अंडर 12 years ऑफ एज, और उसके पास कैपेसिटी नहीं है अंडरस्टैंड करने की कि वो क्या कर रही है, वो सोने का या डायमंड का हार लेके जा रही है और उसको पता ही नहीं कि कैसे जाना है, वो रानी बन के रहना चाहती है बस। तो यहाँ पे रोहिणी इज नॉट लाइबल फॉर थेफ्ट, राइट। Wherever the cause of a certain effect or an attempt to cause the effect by an act of omission is an offense, it is to be understood that the cause of the effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. तो अगर आप थोड़ा सा एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ओमिट कर रहे हैं, तो और अगर वो एक ही चीज़ की तरफ लेके जा रहा है तो आप वहाँ पर एक्ट पूरी तरह कर रहे हैं। तो रोहित ने वॉर्न किया, मेरा नाम है ये, मैंने अपने ऊपर ही क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, और ये मेरा फ्रेंड है नरजीत, ये मेरा रूममेट था, आजकल HAS है। तो रोहित ने एक बेट विन कर ली है और वो अपने फ्रेंड नरजीत को ले जाते हैं सेक्लूडेड हाइट्स में 3000 मीटर पे। जब वो टॉप ऑफ द हिल पहुंचते हैं तो नरजीत को तो फियर है हाइट्स का, तो रोहित क्या करता है, उसको लॉक रूम में बंद कर देता है। 30 दिन के बाद जब रोहित आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके फ्रेंड नरजीत जो हैं वो क्या वो फियर ऑफ डेथ को सॉलिट्यूड के अंदर जीत पाया कि नहीं। अब मैं देखता हूँ वहाँ पे रोहित देखता है कि उसका फ्रेंड जो नरजीत है वो स्टारवेशन के कारण मर गया और रोहित को कंसिक्वेंटली अरेस्ट कर लेती है पुलिस। तो यहाँ पे आप बताइए क्या रोहित कल्पेबल है बेस्ड ऑन द डिफेंस गिवन बाय हिम, कि उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था डेथ नरजीत की कॉज करने का, वो तो ये देखने चाहता था कि उसका जो फ्रेंड है वो फियर ऑफ हाइट्स से अलग हो जाए और डेथ जो फियर ऑफ डेथ है उसको हाइट्स का वो सॉलिट्यूड के अंदर उससे निजात पा जाए। सो आप प्लीज बताइए, रोहित हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ नरजीत, Rohit has committed the offence of negligently causing death not amounting to murder, Rohit has committed the offence of taking friend to heights, Rohit has committed the offence of mental torture of a friend which led to his death. आंसर है इसका, देखिए सिंपल सी बात है ये, death has been caused both by taking his friend to a high place and leaving him to die out of starvation. ठीक है, अब देखो पता है क्या मर्डर कब होता है, जब मर्डर से ये प्रूव हो जाए कि आपका जो एक्शन है ना, आपको पता है कि इससे आप बंदे को मार दोगे। मैंने 30 days तक
एक बंदा जिसको फियर है ऑलरेडी हाइट का, उसको बिना खाने के रख दिया वहां पे, ठीक है ना, बिना खाने के रख दिया और लॉक कर दिया अकेले रूम के अंदर, तो मैं उसका डेथ वारंट तो वहीं साइन कर दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे उसकी डेथ के लिए पूरी तरह लायबल हूँ, मुझे मर्डर केस के लिए किया जाएगा। लॉ डे को हर बार 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका रीजन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो अपना आंसर बताइए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अपना आंसर बताइए। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो इसका आंसर है ए है इसका आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल लॉ डे जो है संविधान दिवस बोलते हैं, ये 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था इस दिन, और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज के पास राइट होगा कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एस्टैब्लिश कर सकते हैं ऑफ देयर चॉइस। अब रीजनिंग इसका ये है कि इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय द माइनॉरिटीज आर नॉट एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट एड। इसका जो आंसर देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये आर्टिकल 2930 के अंदर जो है ये आते हैं, आर्टिकल 30 के अंदर है ये बेसिकली। तो ए तो जो करेक्ट है बिल्कुल, कि कोई भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है, जैन, सिख्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जैसे जामिया मिलिया है, इसके अलावा सेंट जेवियर्स है, तो इनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जो लैंग्वेज या रिलीजन के ऊपर है, और राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर है इनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को करने का। तो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स है। तो ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उन्हें गवर्नमेंट एड नहीं मिलती। हम जानते हैं कि इस सरकार द्वारा कितने मदरसों को एड दिया जा रहा है। तो ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ये आर्टिकल 30 का पार्ट है, वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें गवर्नमेंट एड नहीं मिलेगी। ये उसी आर्टिकल के अंदर लिखा है। आर्टिकल 30 को आप पढ़ेंगे ध्यान से जाके तो आपको पता लग जाएगा। व्हाट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, काइंडली आप इसका आंसर बताएं। क्या है की टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर है इसका प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and we hereby give to our justice, social, economic, political and we hereby give this constitution to ourselves on 26 November 1949। इस तरीके का कुछ प्रेम्बल है। तो प्रेम्बल की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कंट्री की गवर्नेंस के उसको ले डाउन करता है। ये बेसिक फिलोसफी देता है, फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मॉरल, सेक्युलर, जिसके ऊपर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी? इंडियन के जो भारत की जो पॉलिटी है उसका क्या नेचर है? आंसर है इसका, जो भारत की पॉलिटी है वो भारत की पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक बाय नेचर है। सो इंडियन पॉलिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट हैज बीन एक्सटेंसिवली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वर्ड पॉलिटी कम्स इज डेमोक्रेटिक है। पॉलिटी जो है पोलिस से आता है, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सिटी और स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, whoever intentionally uses force to any person, ठीक है, without that person's consent in order to committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by such use of force he will cause injury, fear or annoyance to that person to whom the force is used is said to use criminal force to another। तो कोई भी आप फोर्स लगाएं ऐसे जिससे अनाउंस होगी किसी बंदे को या इंजरी होगी, फियर आएगा, तो उसको क्रिमिनल फोर्स कहते हैं। तो जोरावर जो है पब्लिक स्विमिंग पूल में बात कर रहा है और अमन आता है और उस पूल के अंदर वाटर डाल देता है जो कि बॉइलिंग है। तो क्या ये क्रिमिनल फोर्स है? तो आप बताइए। अमन हैज यूज क्रिमिनल फोर्स, नो अमन हैज नॉट यूज क्रिमिनल फोर्स, कांट से, फैक्ट्स आर नॉट क्लियर, अमन कैन बी चार्ज फॉर ट्रेसपास बट नॉट क्रिमिनल फोर्स। आंसर है इसका ए। देखिए, अमन ने इंटेंशनली अपने बॉडी पावर को ऐसा मोशन करने के लिए की, जैसे बॉइलिंग वाटर डालने के लिए, जो जोरावर से कॉन्टैक्ट में आए, और आते ही मतलब बॉइलिंग वाटर को जब आप किसी के स्विमिंग पूल के अंदर डाल रहे हैं तो ये इंजरी कॉज कर सकता है या फियर भी दे सकता है, अनॉयंस तो क्रिएट कर ही सकता है ना। मान लेते हैं आप ठंडे पानी में नहाने गए हैं और आपसे थोड़ी दूर कोई पर्सन आ रहा है और वो बॉइलिंग बाल्टी का पानी डाल रहा है उस ठंडे पानी के अंदर, तो फिर वो अनॉयंस तो कॉज करेगा। अगर बहुत पास में आपके आके गर्म पानी डाल रहा है तो फिर वो देगा आपको, ठीक है, मतलब वो फियर और इंजरी जो है वो देगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है।
Whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to committing of that any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely by such use of force he will cause injury, fear or annoyance to the person is said to use criminal force to that other. So जोएब जो है वो राइड कर रहा है अपनी पालकी, ठीक है, और अमन जो है वो जोएब को रॉब करना चाहता है, वो पोल को रोकता है और पेलेंक्विज जो है रुक जाती है, ठीक है। बाद में लेटेस्ट से उसका मन बदल जाता है या वो देखता है बहुत सारे लोग हैं, तो वो बाद में पुलिस के सामने बोलता है कि नहीं उन्होंने इसलिए रोकी थी ये ताकि वो गिर ना जाए कहीं, राइट। पुलिस बोलती है कि नहीं इसके पास तो कोई रोकने का कारण ही नहीं था, ये तो चोरी करने आया था। अब आप बताइए, डिसाइड एज अ जज वेदर अमन इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो क्या अमन के पास देयर इज नो इंटेंशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू जोएब एज ही इज इनोसेंट? Aman has used the force with the consent of Zoab. Aman has used criminal force to Zoab. Question does not provide sufficient data or is vague. Answer है इसका C. Aman has used criminal force on Zoab because देखिए ना उसने उसका पोल तो रोक ही डाला, चोरी की या नहीं की वो अलग बात है, वो तो कोर्ट प्रूव करेगा, लेकिन मिनिमम उसने उसका पोल रोका विदाउट एनी यूज। ना तो उसको दी गई थी ये परमिशन कि आप उसको गिरने से बचाएं, तो अमन ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है जोएब के ऊपर। Aman has acted thus intentionally without Zoeb's consent and in order for the commission of offence. Thus, under Indian Penal Code, A has used criminal force to Zoeb. Who drafted the Indian Constitution? Kindly give the correct answer. The answer for the same is that Indian Constitution was drafted by Mr. B.R. Ambedkar. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो B.R. अम्बेडकर द्वारा ड्राफ्ट किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सेटअप की थी ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ताकि वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों के लिए कर सकें। एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज डिड डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल डील विद? तो डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल जो है वो कौन से इश्यूज के साथ डील करता है? काइंडली अपना आंसर बताएं। आंसर है इसका सेफ गार्ड फॉर अरेस्टेड पर्संस। तो याद रखें डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लिख लो अगर आप लिख रहे हैं इसको। सेफ गार्ड फॉर अरेस्टेड पर्सन इसके साथ डील करता है। डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेसिफिक गाइडलाइंस रखी गई थी कि अरेस्ट करते वक्त आप क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे। जो भी पुलिस पर्सन इस अरेस्ट को कैरी आउट करते हैं उन्हें अपना आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग रखना है जो कि एक्यूरेट और विजिबल हो। सच पुलिस पर्सन जो है वो एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन नेम टैग पहनेंगे अपनी डेस्टिनेशन जो डेजिग्नेशन के साथ, और जो भी इंटेरोगेशन करेंगे अरेस्टी की ये रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। A contract obtained by misrepresentation is voidable at the option of other party। यानी कि अगर आपने किसी के साथ मिसरिप्रेजेंट किया किसी चीज को तो वो वॉइडेबल हो जाता है। अभी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिस मतलब मान लेते हैं जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि कोर्ट में जाओ और इसको वॉइड घोषित करा लो, ठीक है। सो अर्जुन एंड नमन जो है पॉश लोकेलिटी में रह रहे हैं सबर्बन मुंबई की, वो गुड फ्रेंड्स हैं और सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। एक दिन अर्जुन प्रपोजल देता है नमन को कि वो सेल करेगा कार और बिलीव करता है कि जो कार जो वो सेल कर रहा है ये गुड एवरेज देगी 20 किलोमीटर पर आवर की। कार जो है 2/3 ऑफ द एवरेज देती है जो अर्जुन क्लेम कर रहा है। यानी कि उसने मिस रिप्रेजेंट किया ना कि मतलब 1/3 माइलेज नहीं दे रही है। लेटेस्ट से आपने कहा कि 12 किलोमीटर की माइलेज दे रही है लेकिन दे रही है गाड़ी 8 की सिर्फ, या आपने कहा 24 की देती है लेकिन दे रही है सिर्फ 16 की। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो कैन द कॉन्ट्रैक्ट बी हेल्ड वॉइडेबल? आप बताइए इसका आंसर। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है यस वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है बिकॉज मिस रिप्रेजेंटेशन की गई थी विदाउट द इंटेंशन टू डू फ्रॉड। क्या पता उसने फ्रॉड के इंटेंशन से नहीं किया था, उसने बोला हाँ जी 20 किलोमीटर है, बंदे ने सोचा हाँ भाई 20 किलोमीटर देती है मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा। अब वो 20 किलोमीटर की नहीं बनी गाड़ी, ठीक है, वो नहीं दे रही है 20 किलोमीटर पर लीटर। तो यहाँ पे विदाउट इंटेंशन टू डू फ्रॉड है तो कोर्ट विल डिसाइड इन फेवर ऑफ नमन। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। X because of unsound state of mind, not knowing the nature of attack, attacks Y, who in self-defense attacks him and thereby injuring him. Y has not committed an offense.
तो ये आप बताओ कि ये एक प्रोपोजिशन रखा जा रहा है कि एक्स जो है वो पागल है, उसने वाई के ऊपर हिट किया, वाई ने भी उसके ऊपर दोबारा मारा और वाई जो वो एक्स है वो पागल जो बंदा है वो इंजर हो गया। अब क्या y ने कोई ऑफेंस किया है? यहाँ पे y हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, ये एजर्शन में कहा गया कि y की कोई गलती नहीं है। रीजन उसका दिया गया है कि y के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है अंडर अगेंस्ट x, ठीक है, ये आपने बताना है। y के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है अगेंस्ट x अंडर द इंडियन क्रिमिनल लॉस। तो क्या ये करेक्ट है प्रोपोजिशन? आप इनमें से ऑप्शंस में बताएं। आंसर है इसका ए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए, कोई पागल पर्सन अगर रिवॉल्वर लेके आपके सामने आपको मारने आ जाएगा तो आप ये थोड़ी बोलोगे यार ये पागल पर्सन है और मेरे को इसको हर्ट नहीं करना चाहिए, शिट मुझे दया दिखानी चाहिए। आंसर ये है कि वो पागल पर्सन है लेकिन उसके पास जो वेपन है वो लीथल है, वो उसी तरीके से एक्ट करेगा जैसे वो किसी नॉन पागल पर्सन के पास या किसी सेन पर्सन के साथ एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस रख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन इंसैनिटी के अंदर इन्फ्लुएंस में आपको किल करने की कोशिश करता है तो आपके पास उतने ही राइट्स हैं जैसे कि अगर वो मान लेते हैं वो पर्सन सेन होता तो, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एन ऑफर विच हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड ऑन इट्स टर्म इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन लॉ। मतलब मान लेते हैं आपने कोई ऑफर किया, उसे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होता है। तो अर्जुन ने ऑफर किया बीना को कि वो डैम बिल्ड करेगा उसके अंदर 4 लाख रुपए में। बीना ने कहा कि 4 लाख टू मच है और वो ओनली 2.4 लाख देंगी। तो अर्जुन ने रिफ्यूज कर दिया बिल्ड करना डैम को, ठीक है। बट एंड ड्यू टू दिस बीना एग्रीज टू पे हिम 4 लाख रुपीज। अब अर्जुन ने रिफ्यूज कर दिया टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मान लेते हैं अर्जुन ने दिए, बोला कि 4 लाख में मैं बना दूंगा। बीना ने बोला कि नहीं, ओनली 2.4 लाख देंगी वो, ठीक है, देंगे वो। अब अर्जुन ने रिफ्यूज कर दिया। तो अब यहां जब अर्जुन ने रिफ्यूज कर दिया तो बीना ने बोला नहीं 4 लाख ले लो। तो क्या यहां पर फिर अर्जुन ने बोला कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। क्या यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? क्या यहां पे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? टू मेनी ऑफर्स थे, देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फॉर्म्ड एज देयर वाज अ काउंटर ऑफर। आंसर बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए यहां पे पता क्या हुआ, जैसे उसने 4 लाख का ऑफर दिया तो यहां पे या तो वो एक्सेप्ट करती, बोलती हाँ जी मैं बना लूंगी या बना लूंगा, ठीक है। उसने एक्सेप्ट तो किया नहीं, उसने बोला कि नहीं जी 2.5 लाख में बनाना है तो बना। तो यहां पे जो ये ऑफर गया ना, ये काउंटर ऑफर चला गया। जैसे काउंटर ऑफर जाता है तो जो पहले वाला ऑफर होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। काउंटर ऑफर का सिंपल सा सीन है। काउंटर ऑफर इज अ प्रपोजल दैट इज मेड टू द ऑफरर, जो ओरिजिनल पार्टी ने किया है बाय द ऑफरी एज अ रिजल्ट ऑफ अनडिजायरेबल ऑफर मेड बाय द ऑफरर। यानी कि फर्स्ट पार्टी ने कोई ऐसी चीज बोली, मान लेते 10 लाख में भाई घड़ी दूंगा, आपने कहा नहीं 10 लाख की कीमत नहीं है, इसकी कीमत 1 लाख है, ओमेगा की घड़ी है, ठीक है। तो जैसे ही आपने 1 लाख का ऑफर दिया तो ये काउंटर ऑफर हो गया और यहां पे ये ऑफर खत्म हो गया। बाद में इस ऑफर पे कोई भी बात नहीं हो सकती फिर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आप अपने रिव्यूज लिख दें क्लास के नीचे ताकि मैं अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो मैं कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। दिस इज रोहित शर्मा विशिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ एंड गुड बाय।